खराब है कि नहीं? महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि या तो नियमों का सख्ती से पालन करें, नहीं तो पूरी तरह से लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने लोगों को नसीहत दी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क ढाल है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियम मानने की अपील भी की। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि आने वाले 2 महीनों में 2 से 4 कंपनियों की वैक्सीन आ जाएगी, तब हम आम जनता तक वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे, किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना महामारी सिर उठाती दिखाई दे रही है। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की बढ़ती दहशत का आलम यह है कि महाराष्ट्र के अमरावती और पुणे में स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर लौटा महामारी का खौफ। बढ़ने लगा कोरोना का कहर। पुणे हो या मुंबई हो, नागपुर और विशेष रूप से अमरावती, यवतमाल, तो बहुत सारे जिलों में अभी ये कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र के 3 जिले चपेट में। अमरावती में 4000 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया है। अमरावती बना नया हॉटस्पॉट। इस सन्नाटे ने एक बार फिर समूचे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस सन्नाटे का दायरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र एक बार फिर महामारी के पंजे में फंसने लगा है। कुछ रोज पहले तक बात रात के कर्फ्यू से संभालने की शुरू हुई थी, मगर हालात ने कुछ इतनी तेजी से करवट बदलनी शुरू की कि देखते ही देखते महाराष्ट्र में हाय तौबा मचने लगी और कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता दिखाई देने लगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और विदर्भ के कुछ जिलों में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से इतनी तेजी से बढ़ते दिखाई दिए, जिसने राज्य सरकार के माथे पर परेशानी की लकीरें गहरी कर दी। हमने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि आपके स्तर पर जो निर्णय लेना है लॉकडाउन के लिए या वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, वो आप करें। और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी यही रहेगी आगे में चलकर कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में हम लोग सोच रहे। पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुलढाना ये महाराष्ट्र के वो इलाके हैं जहां पहले के मुकाबले इस बार कोरोना के केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इन इलाकों में तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों की तादाद को देखते हुए 3 जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है
और कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी मियाद फिलहाल 28 फरवरी तक रखी गई है। मगर बिगड़ते हालात में ये मियाद आगे भी जारी रह सकती है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आगे मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। और ये तो कोई शासन का अगर लॉकडाउन करते तो नुकसान ही है। यवतमाल, अमरावती और अकोला ये वो 3 इलाके हैं जहां बात अब हद से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तभी तो सरकार इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा एहतियात बरत रही है। मैं इस वक्त अमरावती के बस डिपो एरिया पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुरी तरीके से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो भीड़भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पे निगरानी कर रही है, लेकिन बाहर गांव के जो लोग आए हैं उन्हें बड़े दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये हिदायत दे दी है कि अगर लोग कायदे और कानून को तोड़ने से बाज नहीं आए तो राज्य सरकार मुश्किल मगर कड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन 6000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इनमें मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती और अकोला में कोरोना एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक ही दिन में 6281 नए मरीज मिले, जिनमें से 40 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 48,439 हो गई है। एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में 29,635 नए मामले सामने आए हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती गिनती ने सरकार के माथे पर इसलिए भी बल पैदा कर दिए हैं क्योंकि कोरोना रोकने के लिए जिन फैसलों से होकर गुजरना पड़ेगा तो मुमकिन है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की तरक्की का तेजी से घूमता पहिया रुक जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा हुआ है। कोरोना मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार केंद्र के निर्देशों का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार एक ऐसे फॉर्मूले की भी तलाश में है जिससे कोरोना भी खत्म हो जाए मगर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। महाराष्ट्र का अमरावती जिला इस वक्त कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा है। अमरावती के कुछ इलाके कोरोना के लिहाज से नए हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। लिहाजा अमरावती समेत अकोला, बुलढाना, वाशिम और यवतमाल जिले में कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर इन जिलों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती समेत 5 जिलों में प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने पर जोर दिया है। लिहाजा उन 5 इलाकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत यहां सभी स्कूल बंद रहेंगे। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। निजी दफ्तरों में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम पर आएंगे। मंदिरों में दर्शन के लिए 10 श्रद्धालुओं को इजाजत दी जाएगी, जबकि शादी ब्याह जैसे समारोह में 25 मेहमानों के ही शरीक होने की इजाजत मिलेगी। जब हिंदुस्तान में कोरोना ने पहली दस्तक दी थी, उस दौरान भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की कतार में सबसे ऊपर था। और इस बार जब कोरोना एक बार फिर राज्य में वापस लौट रहा है, तो फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर आया। हालांकि कुछ इलाके जरूर ऐसे हैं जहां कोरोना का असर तेजी से नहीं फैला है, मगर महाराष्ट्र के बिगड़ते हालात के मद्देनजर प्रशासन सतर्क जरूर हो गया। तभी तो पुणे प्रशासन ने अलर्ट की घोषणा करते हुए कुछ हिदायतें जारी कर दी हैं। पुणे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा जिले में कोई भी कोचिंग क्लास कहीं भी नहीं चलेगी। होटल, रेस्टोरेंट और बार को भी रात 11 बजे तक ही खोलने की इजाजत रहेगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के समारोह करने पर पुलिस की लिखित इजाजत लेना अनिवार्य कर दी गई है। शादी समारोह, राजकीय सम्मेलन या फिर रैली में 200 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। पुणे प्रशासन ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये भी फैसला किया है कि मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर हो सकता है कि अगले 2 दिनों के भीतर जंबो कोविड सेंटर फिर से शुरू किए जा सकते हैं और कोरोना की टेस्टिंग का काम और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पुणे में फिलहाल कोई कर्फ्यू तो लागू नहीं किया गया है, मगर रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने पर कार्रवाई की जा सकती है।
भारत में काफी समय तक महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र रह चुका है। ऐसे में दोबारा यहां पर इसके मामलों का बढ़ना पूरे देश के लिए चिंता की बात बन सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मुंबई से बीएमसी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बीएमसी की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी ने दुबई से लौटे 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि आरोप है कि चारों यात्री 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बिना घर लौट गए। चारों यात्रियों के खिलाफ अंधेरी पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने अब तक जुर्माने के तौर पर 32 लाख रुपए भी वसूले हैं। बीएमसी ने मुंबई में कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या पर गौर करते हुए लोगों के लिए कुछ हिदायतें और गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसके तहत अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा मरीज मिलते हैं तो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। जो लोग होम क्वारंटीन होते हैं उनके हाथ के पीछे मोहर लगाई जाएगी। हर एक के लिए मास्क पहनना जरूरी है, वरना जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निहायत जरूरी होगा। ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की निगरानी होगी और मैरिज हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट में कभी भी छापा डाला जा सकता है, यह देखने के लिए कि वाकई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। बीएमसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ताबड़तोड़ छापामारी की गई। बीएमसी ने बांद्रा के वेस्ट बार 145 पर छापा मारा, जहां 100 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पाए गए। बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। इसके अलावा बांद्रा के वेस्ट वार्ड के 3 होटल और क्लब पर भी छापा मारा गया, जहां नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि जुर्माना भी वसूला गया। अचानक से कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगे, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका पता लगाना सरकार के लिए पहली जरूरत बन गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों पर नजर रखने के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। केंद्र सरकार भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सबको परेशान कर रहा है कि आखिर कोरोना के निशाने पर ये महाराष्ट्र फिर से क्यों है। सवाल वाकई यही है कि आखिर कोरोना रिटर्न्स के वक्त एक बार फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर क्यों आ गया। मुंबई और वहां की जिंदगी को नजदीक से जानने वालों को शायद अंदाजा है कि कोरोना क्यों यहां फिर तेजी से फैल रहा है। कोरोना के फैलने की बड़ी वजह लापरवाही को माना जा रहा है। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया और शादी ब्याह जैसे समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। तभी बीएमसी ने शादी और समारोह के लिए संख्या सीमित कर दी। करीब 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जनवरी के महीने में चुनाव हुए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार हुए और लोग चुनाव प्रचार और फिर वोट देने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले। सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क या तो ठुड्डी पर रखकर घूम रहे हैं या फिर गले में लटकाकर, कुछ तो हाथ में भी लेकर चल रहे हैं, कुछ बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर लोग अब भी नहीं सुधरे तो सरकार बहुत सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में बीजेपी की विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस बीच उन्होंने केरल सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार बताया और राज्य के विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी बताई। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाते हुए इसके खिलाफ कानून न बनाने पर केरल की सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी केरल की धरती पर 2009 में केरल के
माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की समस्या की ओर यहां की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहां की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे, लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सख्त रुख के बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नागपुर के बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें कई लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे। हालांकि कुछ लोगों ने कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर बताए और लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की। क्या यहाँ हो रहा है प्रशासन का कोई? प्रशासन का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। प्रशासन हॉकर्स लोगों को इतनी छूट क्यों दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पालन तो कर रहे सर, बच्चे के लिए चप्पल लेने दूर खड़े, लेकिन कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखता बाजार में। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो अपना कर रहे ना। मास्क कई लोगों ने नहीं पहने हैं। सर अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो आप बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं है, लेकिन एकदम से जहाँ पर क्राउड हो जा रहा है वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। मुंबई पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर ली है। मुंबई पुलिस ने सांता क्रूज इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद ड्रग्स की कीमत 12.5 करोड़ बताई जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को चुने जाने के बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मुंबई के खारज स्टेशन पर एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी ने एक लड़की को चलती ट्रेन के नीचे धक्का देने की कोशिश की। हालांकि भीड़ जुटने पर वो वहां से भाग गया, जिसे बाद में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पानीपत में एक चोर ने मोबाइल स्टोर में घुसकर 50,000 कैश और लाखों के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने चोर की तलाश तेज कर दी है। इटली के सिसिली से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एतना में 4 दिनों के अंदर चौथी बार ज्वालामुखी फटने से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पंजाब के फिरोजपुर में एक असिस्टेंट एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर का एक शादी समारोह में अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। करीना कपूर खान ने दूसरी बार भी एक बेटे को जन्म दिया है। मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में करीना ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद पिता सैफ अली खान के घर जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद बीएमसी ने मास्क न पहनने पर 16,154 लोगों का चालान काटा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर रवाना होंगे, जहां भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते होंगे। टेलीविजन का जाना माना चेहरा रुबीना दिलैक ने बिग बॉस सीजन 14 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले 20 हफ्तों से चला आ रहा बिग बॉस सीजन 14 का सफर भी रुबीना दिलैक की जीत के साथ खत्म हुआ। वहीं राहुल वैद्य दूसरे नंबर पर रहे। शो के अंतिम 5 फाइनलिस्ट राखी सावंत, रुबीना दिलैक, राहुल वैद्य, निकी तंबोली और अली गोनी थे, लेकिन सबको शिकस्त देते हुए रुबीना ने जीत हासिल की। फिनाले में सबसे पहले राखी सावंत 14 लाख रुपए लेकर शो से बाहर निकल गई। फिर अली गोनी और निकी तंबोली शो से बाहर हुए। आखिर में राहुल वैद्य दूसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद रुबीना को जीत की शानदार ट्रॉफी के साथ साथ 36 लाख रुपए भी इनाम के तौर पर मिले। बिग बॉस सीजन 14 में अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई है तो वो है रुबीना दिलैक। रुबीना, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। डे 1 से लेके लास्ट डे तक सिर्फ रुबीना छाई रही हर जगह। पहले तो बताइए कितनी खुशी है। इट्स अ मेमोरेबल मोमेंट। जिस तरीके से सिचुएशंस थी, अभिनव, आपका जो दोस्त कह सकता हूँ मैं, राहुल वैद्य, टॉप 2, क्या कहेंगे? मेरी जर्नी एकदम इनक्रेडिबल रही है, अनबिलीवेबल रही है। घर में एंटर किया विद अ स्टैम्प ऑफ रिजेक्शन, घर से निकली विद अ ह्यूज स्टैम्प ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अंदर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग बाहर इतना प्यार कर रहे हैं। मेरी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश थी कि पूरी अपनी जर्नी पूरी शिद्दत और पूरी ऑनेस्टी से जीऊँगी और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ कर जाऊँगी। बाकी मैं हमेशा कहती थी कि एक ट्रॉफ़ी जीतना किस्मत का खेल है, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे फैंस ने और मेरी ऑडियंस ने उस किस्मत और मेरी मेहनत को एक नया रूप दिया, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट दैट आई एम स्टैंडिंग हियर विद माय ट्रॉफी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से फिर बातचीत की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों में संशोधन में सुधार को तैयार है। किसान आगे बढ़कर बातचीत करें। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है, चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सरेआम गोलीबारी हुई है। बदमाशों ने दिल्ली के छावला इलाके में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी और बड़े ही आराम से मौके से फरार भी हो गए। जानकारी के मुताबिक करीब 5 बदमाशों ने फाइनेंसर नरेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामला लेन देन का है और हत्या का आरोप नीरज नाम के शख्स और उसके साथियों पर लगा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले नीरज ने नरेश के पास एक कार गिरवी रखकर 7 लाख रुपए कर्ज लिए थे। रविवार को नीरज अपने साथ कुछ लोगों के साथ कर्ज के रुपए लौटाने आया था। इसी बीच नरेश पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। इटली के सिसिली से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां माउंट एतना में 4 दिनों के अंदर चौथी बार ज्वालामुखी फटा। माउंट एतना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पिछले 4 दिनों से लगातार धधक रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसकी आवाज भी बहुत डराने वाली थी। इसके बाद जब लावा नीचे गिरने लगा तो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। धधकती लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां आग का दरिया बह रहा हो। यूपी में आज योगी सरकार बजट पेश करने जा रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। यूपी में ये पहली बार होगा कि पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये बजट करीब 5.5 लाख करोड़ से अधिक का होगा, जिसमें चुनावी तैयारियों की झलक भी मिल सकती है। इसके अलावा योगी सरकार अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी में सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने को लेकर भी बजट का प्रावधान कर सकती है। बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े दामों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। हरियाणा की भिवानी में कांग्रेस ने बढ़े पेट्रोल और गैस के दामों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए बैलगाड़ी में बाइक और गैस सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ एक अस्पताल की लिफ्ट में फंसने से बाल बाल बच गए। ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट बीच में ही फंस गई, जिसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से लिफ्ट से निकाला गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद नागपुर के एक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना भारी भीड़ नजर आई, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को 8 दिन में लॉकडाउन लगाने का अल्टीमेटम दे दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने 2 चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी नेता के बेटे का रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाजार के बीचों बीच एक फास्ट फूड के ठेले पर रखे एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद भीड़ में एक युवक ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2 और 6-2 से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। साथ ही करियर का 18वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास भी बना दिया। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की नाबाद 105 रन की पारी की बदौलत मुंबई ने एलीट ग्रुप डी मुकाबले में दिल्ली को 7 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी में अपना अभियान जीत से शुरू किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाला टेस्ट डे नाइट खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया कड़ा अभ्यास कर रही है।
दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों से बात की। पीएम मोदी ने बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम में होने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। इन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को जनता के बीच जाने की सलाह दी। पीएम ने बैठक में पदाधिकारियों को नेशन फर्स्ट के तौर पर कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने की नसीहत भी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज देश में विकास के लिए एक सकारात्मक माहौल है और इसलिए देश के विकास के लिए सबको आगे बढ़कर के पार्टी के संगठन का विस्तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेशन फर्स्ट के लिए काम लगातार करते हुए संगठन को बढ़ाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांता क्रूज इलाके से करीब 12.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दीपक बंगेरा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के समय 5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जानकारी पुलिस को दीपक बंगेरा से पूछताछ में मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। पुलिस ने 2 दिन पहले ही शक के आधार पर संदीप को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर इस ड्रग्स रैकेट के तार किस किस से जुड़े हुए हैं। ये ड्रग्स लेकर बेचने वाले लोग हैं। तो पहला जो पकड़ा था हम लोगों ने वो 2 ग्राम 3 ग्राम बेचता है। दूसरा जो है वो 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम बेचने वाला है। और तीसरा जो किलो के इसमें बेचने वाला है। तो ये तीनों भी जो अलग अलग क्वांटिटी में बेचने वाले लोग हैं। और अभी हम लोग आगे का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या इसमें कोई बड़ी लिंक मिलती है या कैसे है कि ये इसका फैक्ट्री वगैरह का है, हम उसका भी हमारे टीम के तरफ से वो जो तपास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे लड़के और लड़कियां आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मैदान में दौड़ लगा रही लड़कियों से एक लड़के ने बदसलूकी की, जिसके बाद गुस्से से तमतमाई लड़कियों ने उस लड़के और उसके साथियों पर डंडों से हमला बोल दिया, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आए। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चलने लगे। लात और घूसों की आजमाइश भी इस लड़ाई में खूब रही। थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग का मैदान रण क्षेत्र में बदल गया। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़का एक लड़की को बुरी तरह पीटता दिखा, जबकि वहां मौजूद कई लड़के बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। वहीं मारपीट के इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। कार्रवाई करने के लिए आगे हमको शिकायत आती है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। बताया गया कि इस हाथापाई में कुछ लड़कियों को मामूली चोटें भी आई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने का आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की है और दावा किया है कि इस स्लिप में रुजिरा नरूला का नाम शामिल है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी ने साथ ही आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप माझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। टीएमसी के लोगों का पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। राजस्थान के टोंक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। आरोप है कि माशी नदी से अवैध तरीके से ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों में रेत भरकर शहर में बेचने की तैयारी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम नदी के पास पहुंच गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। आगे आगे रेत से भरी ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां थी तो उनके पीछे पुलिस की गाड़ी। इस बीच कई बार चकमा देने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इतना ही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में रेत भरने के लिए पहुंचे एक ट्रैक्टर का पुलिस वालों से सीधा सामना हो गया। ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली को जब्त करने के लिए पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा दी, लेकिन वो छकाने लगा। ट्रैक्टर का ड्राइवर अपनी गाड़ी को कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाने लगा। एक बार तो ऐसा लगा कहीं वो पुलिस की गाड़ी को टक्कर न मार दे। हालांकि कुछ देर के बाद उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,971 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य की ठाकरे सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले मुंबई में 921 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में मुंबई में 2,417 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में इन नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के पार हो गया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 51,788 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उद्धव ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया कि जो भी बिना मास्क के दिखाई देगा उसके 200 रुपए का जुर्माना उससे वसूला जाएगा। मुंबई पुलिस ने ऐलान किया है कि बाइक पर बिना हेलमेट होने पर 500 और कार में बिना सीट बेल्ट होने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। इससे पहले 20 फरवरी को मुंबई में बीएमसी ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से 32 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रशासन की तरफ से होने वाले जल्लीकट्टू के खेल के समय 14 खिलाड़ी घायल हो गए। जल्लीकट्टू में सांडों और बैलों को सजाकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है और खिलाड़ियों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें कोयम्बटूर के कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर कई बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद खिलाड़ी उन्हें काबू करने के लिए टूट पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कुछ बैल तो लोगों के बीच से तेजी से निकल गए, लेकिन कुछ बैलों पर इस खेल के माहिर खिलाड़ियों ने पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। खेल में शामिल बैलों और सांडों को काबू करना उनके लिए भी आसान नहीं रहा, क्योंकि इस बीच कई लोगों को तो इतनी बुरी तरह पटखनी दी गई कि उनके लिए संभलना तक मुश्किल हो गया। कोई सांडों और बैलों को पकड़ने के चक्कर में कुछ दूरी तक उन पर लटकता रहा, तो किसी को बैल ने गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा दिया। इस खेल में हिस्सा ले रहे कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो भड़के हुए बैलों से खुद को बचाने के लिए वहां लगाई गई रेलिंग पर चढ़ गए। जल्लीकट्टू खेल के इस कार्यक्रम में राज्य भर से करीब 750 खिलाड़ी और 1000 बैल शामिल हुए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। पीएम मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 11:30 बजे असम के धेमाजी के सीलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के समय पीएम इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम कालीघाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही हुगली में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी तो ये जो है तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख रहे हो। इसमें तो हुगली वासी तो अपना मन से हृदय से आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को इधर आएगा। अभी तो ये 50-60 हज़ार का तो अभी कैपेसिटी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग आएंगे। क्या आशा करते, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, किस तरह की आशा है हुगली के वासियों की? खास बंगाल के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत सारा स्कीम योजना इनागोरेट किया है। रेल का बहुत सारा जो स्कीम है उन्होंने अभी तक इनागोरेट किया है। इलाके बंगाल के लिए, हुगली वासी के लिए, किसान के लिए, लेबर के लिए, जो हमारा जो महिला है, सबके लिए बताएंगे कि सबको पता है कि बंगाल में 10 साल हो गया है, उसके आगे 34 ईयर्स चला गया था, कुछ भी नहीं हुआ है। बांग्ला को सोनार बांग्ला करने के लिए प्रधानमंत्री जी वार्ता देंगे। यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के समय एक 50,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। पुलिस ने मुठभेड़ के समय बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पकड़े गए इनामी बदमाश का नाम गब्बर है, जो पिछले साल दिसंबर से एक सिपाही की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पिछले साल अवैध खनन रोकने गए सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। तभी से बदमाश की पुलिस को तलाश थी। हालांकि बदमाश का एक साथी रात के अंधेरे में फरार होने में कामयाब रहा। उन्नाव केस में भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यूपी के उन्नाव में 2 बहनों की हत्या के मामले में भड़काऊ और मनगढ़ंत ट्वीट करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस नेता उदित राज समेत 8 नेताओं के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने बांद्रा इलाके से एक आदमी को 212 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 63,60,000 रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के छावला इलाके में हथियारबंद 5 बदमाश एक फाइनेंसर की सरेआम गोली मारकर हत्या करके फरार हो गए। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना से 2 दिन पहले फाइनेंसर के हेल्पर को भी गोली मार दी गई थी।
रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में रुबीना ने शानदार खेल खेलते हुए राहुल वैद्य को शिकस्त दे दी, जिसके बाद रुबीना को ट्रॉफी के साथ 36 लाख रुपए से नवाजा गया। ओडिशा के मलकानगिरी में एक लैंडलाइन धमाके की चपेट में आने से बीएसएफ का जवान बुरी तरह घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के अलीगढ़ में 10 से ज्यादा बंदरों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने युवा पीढ़ी को ओलंपिक में पदक जीतने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि वो भारत को खेल में वैश्विक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। We must be at least in the top rank in the Olympic in the future. जापान की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मेलबर्न में हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अमेरिका की 22वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर ब्रॉडी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फ्रंट हैंड स्प्रिंग करते हुए एक वीडियो शेयर किया और लोगों को ऐसा करने का चैलेंज दे दिया। यूपी के बरेली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल के अंदर ही जमकर डांस किया। बताया गया कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अस्पताल के अंदर कुछ स्वास्थ्यकर्मी गीतों की धुन पर डांस करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी तो डांस के समय अपनी यूनिफॉर्म भी हवा में लहराने लगी। जश्न का ये सिलसिला काफी देर तक वहां चलता रहा। इस महफिल में शामिल कुछ लोगों ने डांस तो नहीं किया, लेकिन वहां खड़े होकर ठुमके लगा रहे लोगों का हौसला बढ़ाया, जबकि कुछ लोग इस पार्टी को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। पुदुचेरी में कांग्रेस की सामी सरकार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन वाली सरकार को आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की वजह से कांग्रेस की सामी सरकार पहले से ही अल्पमत में थी और रविवार को कांग्रेस और डीएमके के 2 और विधायकों ने इस्तीफा देकर नारायण सामी की सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाया। रविवार को कांग्रेस के विधायक के लक्ष्मी नारायणन और डीएमके के विधायक वेंकटेशन के इस्तीफा देने के बाद 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 पहुंच गई है। Finally, we have decided that we will disclose our strategy in the floor of the House at the time when the Assembly commences. महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि या तो नियमों का सख्ती से पालन करें, नहीं तो पूरी तरह से लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने लोगों को नसीहत दी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क ढाल है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियम मानने की अपील की। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि आने वाले 2 महीनों में 2 से 4 कंपनियों की वैक्सीन आ जाएगी, तब हम आम जनता तक वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूँ। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे, किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए।